बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 7th की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। आपने अपने आसपास पेड़ पौधे देखे होंगे। ये अधिकतर पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो आज हम पोषण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। अब पोषण के प्रकार कितने तरह का हो गया? पोषण 2 तरह का। कौन सा? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी किसमें होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और दूसरा है विषमपोषी पोषण। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु पर या पौधे पर निर्भर रहते हैं, इनको विषमपोषी पोषण कहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक पत्ती दिख रही है हरे रंग की। इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसका सेक्शन काट के, हमें ये ऊपर के चित्र की तरह दिखाई देती हैं। बहुत सी कोशिकाएं इसमें दिखाई देती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे पत्ती की सतह पर छिद्र को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जो है ये 2 कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिनको द्वार कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से पत्ती की सतह पर क्या होती हैं? बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए, ये स्टोमेटा का चित्र दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। बीच में है रंध्र या छिद्र इसको कहते हैं, और ये जो द्वार कोशिकाएं हैं सेम के बीज की आकार की दिखाई दे रही हैं 2। तो ये क्या है? इसमें हरित लवक है इसमें, और साथ ही ये हरित लवक के कारण क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो छिद्र है, रंध्र है या स्टोमेटा है, इसके क्या काम है? सबसे पहला है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय मतलब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसी रंध्र या छिद्र के द्वारा छोड़ते या लेते हैं। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। पौधों में हम पानी डालते हैं, वो पानी वाष्प बन के उड़ते जाता है। किससे? ये स्टोमेटा से। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण। इसमें दिख रहा है पौधे दिख रहा है, इसको सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, सौर ऊर्जा इसको कहते हैं। ये क्या करता है पौधा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्योंकि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण माने होता है बनाना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो इसमें भोजन के लिए इनको कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है। कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और किसकी उपस्थिति में बनता है भोजन जो है? ये क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और बनता क्या है उसमें? कार्बोहाइड्रेट या भोजन, और साथ ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र। आपने बहुत से पौधे देखे होंगे, पेड़ पौधे, वो अक्सर हरे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां कैसे होती हैं? हरे के साथ साथ थोड़ा रंगीन भी होती हैं।
जैसे एक क्रोटन का चित्र इसमें दिखा रखा है, पत्तियां दिखा रखी हैं। इसमें हरे के साथ पीला, पिंक कलर, लाल कलर भी है और बैगनी कलर भी है। जैसे क्रोटन है, कोलियस है, तो इनकी पत्तियां थोड़ा कलरफुल होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल तो इनमें होता ही है, ये क्लोरोफिल किससे ढक जाता है, जो दूसरे कलर पिगमेंट है, वर्णक है, इनसे ढक जाता है, इसलिए हमें थोड़ा रंगीन दिखाई देती है। स्वपोषी के अलावा और पोषण की कौन सी विधि हैं, देखिए इसमें है पहला परजीवी। अब ये आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है हरे रंग का, इसमें पीले रंग की एक बेल है। इस बेल को बोलते हैं अमर बेल। ये अमर बेल परजीवी वनस्पति है। ये अपना पोषक किससे प्राप्त कर रही है, उस पेड़ से जिस पर ये लगी हुई है, यानी पोषक तत्व किससे प्राप्त कर रही है, परपोषी से। और अमर बेल क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाती है। अपने भोजन के लिए अमर बेल किस पर निर्भर है, दूसरे वृक्ष पर निर्भर है, उसी से इसको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो अमर बेल तो क्या हो गई, परजीवी, और जिस पेड़ पर ये लगी है वो पेड़ हो गया परपोषी, क्योंकि वो दूसरे को पोषण दे रहा है। इसलिए ये क्या हो गई, पेड़ तो हो गया परपोषी और अमर बेल हो गई परजीवी, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। अब देखिए अमर बेल को अपना भोजन कैसे मिलता है। अमर बेल में जड़ें तो नहीं होती, एक तरह के चूषक अंग होते हैं जो कहाँ तक पहुँचते हैं, वो पेड़ों तक के अंदर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से इनको अपना पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो इस तरह से अमर बेल दूसरे पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अब अगले पोषण की विधि है, देखिए कीट भक्षी। नाम से ही पता चल रहा, जो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है घटपर्णी, नेपेंथीज, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप। यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, ये नेपेंथीज या घटपर्णी का है। इसमें देखिए ये घड़े की तरह एक संरचना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा है। घड़े को घट भी बोलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है, इस पौधे को घटपर्णी या नेपेंथीज। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ही ढक्कन खुलता है इसके अंदर कीट चला जाता है। जैसे ही कीट जाता है तो क्या होता है, ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। जब ढक्कन बंद हो जाता है तो क्या होगा, इसके अंदर पाचक रस जो है ये कीट का पाचन करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से इसको कीट से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। तो कीट भक्षी पौधे ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम होती है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी पूरा किसके द्वारा हो रही है, कीट के द्वारा, क्योंकि कीटों में प्रोटीन होता है और प्रोटीन का एक मुख्य तत्व है नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये पौधे को क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल जा रही है। घटपर्णी के अलावा और कौन से उदाहरण हैं, जैसे ड्रोसेरा है, वीनस फ्लाईट्रैप है, ये भी क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है, इसलिए इन पौधों को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। इसमें पत्तियां किसके रूप में बदल गई, घड़े के रूप में बदल गई है या घट के रूप में बदल गई है, और इसका जो पत्ती का आगे वाला भाग है ये ढक्कन के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह से ये एक घट की आकृति बना रहा है, इसलिए इसको घटपर्णी कहा जाता है। इसे घटपर्णी भी कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं, नेपेंथीज भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को कीटों के भक्षण से पूरा करते हैं। अब देखिए चित्र में वीनस फ्लाईट्रैप दिखा रखा, ये भी कीट भक्षी पौधा है। इसमें क्या होता है, कीट जब इसके अंदर चला जाता है तो ये क्या होती है, बंद हो जाती हैं। जैसे ही बंद होंगी तो इसके पाचक रस क्या करेंगे, कीटों का पाचन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसको क्या मिल गया, प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या है, अभी बताया था, नाइट्रोजन। इस तरह से इन पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये पौधे अक्सर दलदली जगह में होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम पाई जाती है या नहीं होती है। तो इसलिए उनको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किस तरह की संरचना हो गई, जिससे ये कीटों को आसानी से भक्षण कर सके। देखिए अगला पोषण की विधि है
मृतजीवी। आपने अपने आसपास कवक देखे होंगे जिसको मशरूम या कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो ये कुकुरमुत्ता अक्सर क्या होता है, पेड़ों की छालों में लग जाता है या नम जगहों में लग जाता है। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सड़ी गली वस्तुओं या मृत चीज़ों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन सड़ी गली वस्तुओं और मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। इसके उदाहरण है, देखिए मशरूम, राइजोपस, ये कवक के ही उदाहरण है, या फंजाई इसको कहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए अपना भोजन दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेड दिखा रखी है। आपने देखा होगा घरों में अक्सर क्या होता है, ब्रेड अगर गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में फ्रिज से बाहर रखी रहती है तो क्या होता है, ये खराब होने लगती है। इसमें आपने काले भूरे रंग के पाउडर जैसा देखा होगा। ये क्या होता है, राइजोपस कवक है। ये राइजोपस कवक जो होते हैं इस ब्रेड को खराब कर देते हैं, जिससे ये खाने योग्य नहीं रहती है। अब ये कवक कहाँ से आया, इसमें हवा में छोटे छोटे ये कवक के बीजाणु रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। ये बीजाणु या स्पोर्स जो है, जब ये ब्रेड में या दूसरी वस्तुओं में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ाते हैं, और इसलिए हमें ये क्या होता है, ब्रेड में कुछ दिनों बाद काले या भूरे रंग की इसमें पाउडर सा दिखाई देता है, जिससे ये खाने योग्य नहीं रहती। तो ये कवक को क्या बोलते हैं, राइजोपस कवक कहा जाता है, जिसके कारण ये ब्रेड खाने योग्य नहीं रहती है। अब देखिए कुकुरमुत्ता क्या होता है, नमी वाले स्थानों में पेड़ों की छालों पर दिखाई देता है। आपने देखा होगा अक्सर या तो पेड़ों की छालों पर या ऐसी ज़मीन पर जहाँ पे नमी और छाया रहती है। ऐसे ही ब्रेड है, देखिए ब्रेड में भी ये फंगस लगी हुई है, या इसको बोलते हैं कवक, राइजोपस। इसी तरह से चमड़े के जूते या चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग वगैरह जो होता है, आपने बरसात के दिनों में अक्सर देखा होगा, इसमें सफ़ेद या हल्के से भूरे रंग का पाउडर सा हो जाता है। ये क्या है, कवक है एक तरह की। ये कवक क्या करती है, इन वस्तुओं को खराब कर देती है। ये क्यों होती है कवक, क्योंकि बरसात में नमी भी होती है, गर्मी भी होती है। नमी और गर्मी के कारण ये जो कवक है ये तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये वातावरण उनके लिए अनुकूल रहता है। अब देखिए पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी माने अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये दिख रहा है आपको, देखो पौधा हरे रंग का दिखाई दे रहा। क्यों दिखता है हरे रंग का, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे को क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी माने जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा रखी है बिल्ली, बिल्ली किस पर निर्भर है, दूसरे जंतु पर निर्भर है। या दूसरे जंतु मतलब या चिड़िया खाती है या चूहा खा लेती है, कीटों को खाती है। और कीट, चूहा या चिड़िया किस पर निर्भर है, पौधे पर निर्भर है। तो इस तरह से जंतु जो है विषमपोषी होता है। विषमपोषी माने जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। अब देखिए मृदा में पोषक तत्व कैसे बने रह सकते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं ये कैसे बने रह सकते हैं। पहला है उर्वरक या खाद डालकर। आपने देखा होगा अक्सर खेतों में किसानों को खाद डालते हुए या उर्वरक डालते हुए। उससे क्या होता है, जो खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम कम हो जाते हैं, वो खाद के द्वारा और उर्वरक के द्वारा उनकी पूर्ति हो जाती है। तो उर्वरक या खाद डालकर मिट्टी या मृदा में पोषक तत्व बने रह सकते हैं। आपने यूरिया का नाम सुना होगा। यूरिया भी क्या है, एक तरह का उर्वरक है। इसी तरह से दालें बोकर भी मिट्टी में के उपजाऊपन को बनाया जा रह सकता है। दालों में क्या होता है, देखो दालों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें दिखाई दे रही हैं। इन गांठों में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा में नाइट्रोजन जो होती है,
हवा में आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होती है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं और ये यौगिक नाइट्रोजन का मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी से पौधों को मिल जाता है। इसी तरह से मिश्रित खेती के द्वारा पोषक तत्व बनाए रह सकते हैं। मिश्रित खेती मतलब बड़े से खेत में अलग अलग तरह के ये फसल बोई जाती है। अलग अलग तरह की फसल बोएंगे तो मिट्टी के पोषक तत्व जो है ये बने रहते हैं। तो मिश्रित खेती के द्वारा भी मिट्टी में पोषक तत्व को बनाए रखा जा सकता है। तो इस तरह से हम उर्वरक डाल के, दालें बोकर, मिश्रित खेती करके मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रह सकते हैं या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रह सकते हैं। इसी तरह से देखिए हरी खाद डालकर, अब हरी खाद क्या होती है, आपने सुना होगा ढैंचा नाम। तो ढैंचा क्या होता है, एक तरह की घास है। ये जब बोई जाती है, जब ये थोड़ा बड़ी हो जाती है, इसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर से खेत में मिला देते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं जब वो हरी होती है और वो ज़मीन में मिल जाती है। इसके पोषक तत्व मिट्टी को मिल जाते हैं क्योंकि ये हरी होती है और उसी पर ट्रैक्टर चला दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है हरी खाद। अब है फसल चक्रीकरण द्वारा। फसल चक्रीकरण का मतलब है फसल को बदल बदल कर बोकर भी मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रह सकते हैं। यानी जैसे कभी गेहूं बो दिया, फिर दालें बो दी, सब्जियां बो दी, तो गन्ना बो दिया, तो ये अगर हम फसल को बदल बदल कर लगाएंगे तो एक ही तरह के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी मिट्टी में, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। अब देखिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन जो है, इसको राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, किस में बदल देगा राइजोबियम बैक्टीरिया, इसको नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देता है। तो देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस में है, ये जो दालें होती है इनकी जड़ों में छोटे छोटे गोल सी गांठें दिखाई दे रही हैं उसमें। तो वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, राइजोबियम बैक्टीरिया इसको किस में बदल देता है, नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देता है। ये यौगिक पानी में विलय हैं, घुल जाते हैं और इस तरह से जब पौधे की जड़ें पानी को खींचती हैं तो ये नाइट्रोजनी यौगिक भी जड़ों से, तनों से होता हुआ पौधे के हर भाग तक पहुंचता है। तो इस तरह से हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया जो दालों की जड़ों में होते हैं नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। नाइट्रोजनी यौगिक क्योंकि विलेय हैं तो पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए दो पौधे लेंगे हम, एक ही तरह के पौधे। एक पौधे को हम रख देंगे सूरज के प्रकाश में और दूसरे पौधे को हम 3 दिन तक अंधेरे में रख देंगे। अब क्या होगा, जो सूरज के प्रकाश में रखा है वो तो हरा रहेगा और जो अंधेरे में रखा है वो पीला पड़ गया। पीला क्यों पड़ गया, क्योंकि उसका जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जब उसको हम फिर से धूप में रखेंगे, फिर से उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया होगी और वो क्या होगा, फिर से हरा हो जाएगा। अब अगर हम दोनों पौधे में आयोडीन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की जांच करेंगे, किसमें, जो सूरज के प्रकाश में रखा है उसमें, और जो अंधेरे में रखा था पीला पड़ गया है उसमें, जब हम देखते हैं कि जो सूरज के प्रकाश में रखा हुआ था वो आयोडीन के कारण उसका रंग कैसा हो गया, नीला रंग का हो गई इसकी पत्तियां, और पीले रंग का जो पौधा था उसकी पत्तियों में अगर हम आयोडीन डालते हैं उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट अंधेरे में रखने पर ख़त्म हो गया। क्योंकि पौधे में और जैविक क्रियाएं चलती हैं, जैविक क्रियाओं के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो उसका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है। इसलिए पीले रंग के जो पौधा है उसमें आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला नहीं होता। पौधे की पत्तियों में डालना है आयोडीन। तो इस तरह से आयोडीन के द्वारा हम स्टार्च की या कार्बोहाइड्रेट की जांच कर सकते हैं। तो अगर आयोडीन डालने पर पत्ती का रंग नीला हो गया, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है,
और अगर आयोडीन डालने पर पत्ती का रंग नीला नहीं होता, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखिए, नमी वाली दीवारों में और तालाब के तल में हरे रंग की काई जम जाती है। आपने दीवारों में इस तरह की काई जमी हुई अक्सर देखी होगी। ये काई को क्या कहते हैं? शैवाल भी कहा जाता है। ये शैवाल या काई है। इसी तरह से आपने तालाब में देखा होगा, तालाब का पानी आपको हरे रंग का दिखाई देता है। हाथ में लेंगे इस पानी को तो हरा नहीं दिखता है। तो हरा क्यों दिखता है इसका पानी? क्योंकि उसके तल में पानी, तालाब के तली में क्या होता है? काई या शैवाल जम जाती है और शैवाल में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ये हरी देख होती है, इसलिए तालाब का पानी हमें हरे रंग का दिखाई देता है। तालाब में बहुत से जीव जंतु होते हैं, तो शैवाल से उनको क्या फ़ायदा होता है? शैवाल में क्योंकि क्लोरोफिल है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के काम में आती है। तो इस तरह से ये जो शैवाल है या काई है, इसमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के कारण ये हरे रंग की होती है और इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस तरह से तालाब में जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, क्योंकि काई के कारण या शैवाल के कारण उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहती है। तो आपने जान लिया कि तालाब के पानी का रंग हमें हरा क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखता है? क्योंकि तालाब की तली में शैवाल या काई जमा हो जाती है और काई क्योंकि हरे रंग की है, इसलिए हमको तालाब का पानी कैसा दिखाई दे रहा है? हरे रंग का दिखाई देता है। अब देखिए, यहाँ पे ये हरे रंग का पौधा है। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति, इसको जब सूरज का प्रकाश मिलता है तो ये क्या करेगा? हरे रंग का है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। और अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाए, सूरज का प्रकाश तो मिल ही रहा है, क्लोरोफिल तो है ही पौधे में, तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा भोजन या कार्बोहाइड्रेट और साथ ही क्या बनेगा? इसमें ऑक्सीजन बनेगी। तो हम इस क्रिया को पूरा इस तरह से समझ सकते हैं। हरे पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, इसको भोजन भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन बनाते हैं। हरे पौधे का मतलब क्लोरोफिल युक्त पौधे से है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से मिलकर क्या बना रहे हैं पौधे? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहे हैं। यही ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलते रहती है, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसलिए वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग निश्चित बनी रहती है। जब सूरज का ज़्यादा प्रकाश मिलता है पौधों को, उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है, और जब सूर्य का प्रकाश कम मिलता है या धीमी गति से मिल रहा है, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी गति से होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और आवश्यक चीज़ें क्या हैं इसके लिए? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और जो उत्पाद है या बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सूर्य के प्रकाश से क्या बन रहा है? क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं पौधे। अब देखिए, ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? सूरज से ऊर्जा कौन ले रहा है? पौधे। पौधे से कीट यानी जो भी छोटे जीव हैं जो पौधे को खाते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। और कीटों से ऊर्जा उनको मिलेगी जो इनको खाता है।
जैसे यहाँ पे पक्षी दिखा रखा, अगर ये कीट को खा रहा है तो इसको ऊर्जा कीट से मिल रही है, और पक्षियों को जो खाएगा उसको ऊर्जा किससे मिलेगी? इन पक्षी से मिलेगी। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में सबको ऊर्जा किससे मिली है? सूरज से। सूरज से पौधे को, पौधे से कीट को, कीट से पक्षी को, पक्षी से दूसरे जंतु को। तो हरे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं। कीट क्या है? शाकाहारी हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो हरे पौधे को खा रहा है। पक्षी क्या हो गया? मांसाहारी, क्योंकि वो कीट को खा रहा है। यहाँ पे बिल्ली दिखा रखी है, बिल्ली पक्षी को खा रही है, इसलिए बिल्ली क्या हो गई? मांसाहारी हो गई। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे कैसे हो रहा है? देखिए, सूरज से पौधे को, पौधे से कीट को मिल रही है ऊर्जा, कीट से पक्षी को मिल रही है ऊर्जा, और ये ऊर्जा यहाँ से बिल्ली को मिल रही है, या जो भी मांसाहारी जीव है उसको मिलती है। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा है, इसके द्वारा ही हम विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। चाहे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब ऊर्जा के कारण ही विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। जैसे पौधे में वृद्धि होती है, या पौधे में वृद्धि के साथ साथ अगर कट जाता है कहीं पे, उसकी कोशिकाएं फिर से बनती है। किसके कारण होता है? ऊर्जा के कारण। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, देखिए। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता विभिन्न तरह की जैविक क्रियाएं करने के लिए होती है। जैसे वृद्धि है, गति है, उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। परजीवी और मृतजीवी में अंतर बताइए। परजीवी दूसरे जीवों पर निर्भर है, मृतजीवी सड़ी गली वस्तुओं या मृत जीवों पर निर्भर होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? अगर हम पत्ती में आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालने से पत्ती का रंग नीला हो गया, इसका मतलब उसमें स्टार्च या मंड है। अगर नीला नहीं होता है, इसका मतलब पत्ती में स्टार्च या मंड नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, देखो, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी हरे पौधे में जो खाद्य संश्लेषण, संश्लेषण माने बनना, जो खाद्य माने भोजन, जो भोजन बन रहा है, इसके प्रोसेस को एक संक्षेप में बताइए। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और साथ ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो हैं, इनके आंसर आप अगर पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, खुद ही आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। फिर से देख लीजिए, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? विभिन्न तरह की जैविक क्रियाओं के लिए। अब यहाँ पे देखिए, खारका देखिए, हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को संक्षेप में बना रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो ये क्रिया किस में हो रही है? हरे पेड़ पौधे में खाद्य संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसमें देखिए, दूसरे प्रश्न में था, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर के साथ साथ हम इनका उदाहरण भी बता सकते हैं। जैसे परजीवी का उदाहरण क्या है? अमरबेल। मृतजीवी का उदाहरण क्या है? कुकुरमुत्ता। तो परजीवी में अमरबेल आ गया, मृतजीवी में कुकुरमुत्ता। अब यह देखिए प्रश्न, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अब देखिए, यहाँ पे पादप को कौन खाता है? कीट खाता है। कीट क्या हो गया? शाकाहारी हो गया। इसको पक्षी खाता है, और पक्षी को दूसरे मांसाहारी जीव खा लेते हैं। तो ये प्रवाह चित्र इसको हम कहते हैं। तो हम प्रवाह चित्र में एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे दिखा रखा, जैसे बिल्ली ने पक्षी को खा दिया, तो कीट को ऊर्जा किससे मिली? पौधे से मिली। और बिल्ली को किससे मिली? हम कहेंगे पक्षी से मिली। लेकिन पक्षी को कीट से मिली और कीट को पौधे से मिली। तो एक तरह से बिल्ली भी किस पर निर्भर है? इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं
पौधे या पादप जो हैं भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो खाली जगह भरनी है इसको यहाँ खाली जगह दी हुई है इसे भरना है। पहला है देखिए, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट या हम स्टार्च या मंड भी इसको कह सकते हैं। पादपों के द्वारा जो बना भोजन है इसका भंडारण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से हम ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं अगर हम इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इसमें देखिए पहले में हमने भरा स्वपोषी, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट, तीसरे में क्लोरोफिल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवें में हम क्या भरा है, ऑक्सीजन। तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर सकते हैं। अब देखिए निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी क्या है, अमरबेल। अभी आपने देखा था चित्र में, जो पेड़ में एक बेल पीले रंग की लगी थी वो क्या है, अमरबेल। दूसरा है एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, ये कौन सा है, घटपर्णी, कीट भक्षी है, क्योंकि उसमें पत्तियां हरी हैं, वो अपना भोजन भी बना रही हैं, नाइट्रोजन की कमी वो कीट से कर रहे हैं, इसलिए स्वपोषण और विषमपोषी दोनों हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर में पादपों में पोषण के बारे में समझा।